कारक। इसमें सबसे पहले कहता है कि भी जलवायु के साथ साथ कहता है कि जो भारत की जो मानसून है उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भी जलवायु किसे कहते हैं। सबसे पहले आता मौसम किसे कहते हैं। कहता कि भी थोड़े से समय की वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं उसके योग को मौसम कहते हैं। वो थोड़ा समय कितना हो सकता है बच्चे, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन और 1 सप्ताह में हो सकता है। ठीक है कि भी थोड़े से समय की मौसमी जो वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनके औसत योग को मौसम कहते हैं। तो जलवायु किसे कहते हैं। कहते हैं कि दीर्घकाल की वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। वो दीर्घकाल कितना हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है आपका 33 वर्ष के आसपास दीर्घकाल की। अब ये होता ना मौसम तो क्या होता कि भी सुबह गर्मी थी, शाम को ठंड होगी, मौसम तो परिवर्तन होता रहता। लेकिन जो जलवायु होती है वो कहता काफी वर्षों बाद परिवर्तित होती। वो लगभग कहते हैं कि 33 वर्षों के बाद जलवायु में परिवर्तन आता रहता है। जलवायु आपका है क्या, मौसम तो होता है कि भी वायुमंडल की थोड़े से थोड़े समय की जो घटनाएं हैं उनको कहते हैं। जलवायु कहता है कि दीर्घकाल की मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। कर लोगे ना। अब इसके बाद कहता है कि भी आज हम पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला रहेगा कि भी ऐसे कौन कौन से कारक है जो मौसमी जलवायु। इसके बाद इसके साथ साथ कहता है एक जो लॉरेंस महोदय हुए हैं भूगोलवेत्ता, उन्होंने एक बात बताई है कि भी भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जो लगभग पूरे विश्व की जलवायु को समाहित करता है। कहने का मतलब क्या, जितनी अपने पूरे विश्व में जलवायु पाई जाती है इस प्रकार की, वो अकेले भारत में ऐसी जलवायु पाई जाती है। जैसे टुंड्रा प्रदेश में बर्फ गिरती तो भारत में ऐसे क्षेत्र में बर्फ भी गिरती है, थार भूस्थल भी है, मैदानी भाग भी है, शीतोष्ण जलवायु भी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु भी। इस तरीके से कहता भारत एक, इसीलिए इसको भारत को एक उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विश्व की हर प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। अब सबसे पहले कहता है कि भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें नंबर 1 रहेगा, कहता है कि भी स्थिति और विस्तार। आपने पढ़ा कि भी स्थिति और विस्तार, इसमें आपने पहले भी पढ़ा था कि भी देखो हमने पहला लेसन किया था, इसमें पढ़ा था आपने कि बात स्थिति का मतलब भी कितना अक्षांशीय विस्तार है, कितना देशांतरीय विस्तार है ना। और विस्तार में पढ़ा था आपने कि बात का विस्तार अक्षांशीय कितना और देशांतरीय कितना। इसमें हम पढ़ेंगे कहता कि बात की स्थिति और विस्तार भी कहता जलवायु को प्रभावित करती है। नंबर 1 इसमें क्या बात आती है कि भी स्थिति का मतलब की बात वर्ल्ड में कहां पे स्थित है, या फिर मानचित्र में अगर हम देखें वास्तव में तो कहता है कि भारत पूरे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 2 गोलार्ध बने हुए, उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में भी उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। ठीक है ना। जैसे अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था हमने, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर पूर्वी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पूर्वी अक्षांश। इसी तरीके से देशांतरीय है 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर। तो लगभग कहता है कि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का माना जाता है। कितना है? 30 डिग्री। उत्तर से दक्षिण भी कितना है और पूर्व से पश्चिम भी कितना। इससे क्या पता लग गया कि जैसे क्या कहता है कि जो भारत की कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा वो भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो इससे क्या पता लग गया कि भी जो सूर्य की किरणें आती है वो कर्क रेखा पर 6 महीने गिरती है, और 6 महीने जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से अगर देखें, ये भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। अब क्या होता है कि भी बात कहां पर स्थित है? इस क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में। अब इसमें कहता है कि भी यहां पर सूर्य की किरणें गिरती है 6 महीने उत्तर में और 6 महीने दक्षिण में। तो क्या होगा कि
स्थिति और विस्तार कैसे प्रभावित करेगा जलवायु को कि भी 6 महीने यहाँ पे गिरती सूर्य की किरणें, तो इस समय कहता है कि 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में गर्मी रहती है तो जलवायु गर्म रही, ठीक है, और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में गिरती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रही। इस तरीके से कहता है कि जब यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ सर्दी, जब यहाँ सर्दी होगी तो यहाँ गर्मी। इस तरीके से कहता है कि 6 महीने के अंदर इस तरीके से कहता है कि हम कह सकते हैं कि स्थिति और विस्तार से प्रभावित करता है। अगर सपोज करो कि भी भारत अगर भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होता तो पूरा साल गर्मी पड़ी रहती, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सारा साल सूर्य की किरणें सीधी रहने के कारण कहते हैं कि सारा साल गर्म रहता है। यही कारण है, समझ में आ गई बात। अगर भारत यहाँ पे होता भूमध्य रेखा के साथ तो क्या होता कि सारा साल गर्मी रहती। तो इसी कारण से कहता कि भारत में अब पता लगे कि जलवायु को प्रभावित करती है स्थिति और विस्तार। अब भारत का विस्तार काफी अक्षांशों में फैला हुआ, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। 30 अक्षांशों के अनुसार भी कहता है कि भी जो किरणों का झुकाव उसमें परिवर्तन आता रहता। कर लोगे ना। अब उसके बाद है नंबर 2, भूमध्य रेखा से दूरी। अब भूमध्य रेखा से दूर भी प्रभावित करती है। वो कैसे प्रभावित करती है कि भी जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास होंगे वहां पे गर्मी रहेगी या गर्म जलवायु मिलेगी। जो क्षेत्र जितने भूमध्य रेखा से दूर चलते रहेंगे उतनी ही सर्दी बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से कहता है भूमध्य रेखा से दूर भी प्रभावित करती। यही कारण है कि भारत के उत्तरी गोलार्ध में तो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में केवल उष्ण जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध भारत का दक्षिणी जो क्षेत्र है वो मध्य रेखा के नजदीक या करीब पाया जाता है। इसलिए कहता है कि भाई समझ में आया कि नहीं आ रहा? कर लोगे ना। तीसरा, समुद्र तल से ऊंचाई भी लिख सकते हो आप इसको और दूरी भी लिख सकते हो। अब समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब क्या कहता है कि भी जो जो हम ऊंचाई पे जाएंगे तो टेंपरेचर क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। जो जो गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाएगा। इससे में क्या स्पष्ट हुआ कि भी समुद्र तल से ऊंचाई, जो क्षेत्र जितने ऊंचे होंगे तापमान उतना ही कम होगा। कहता है कि भी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है इतना टेम्परेचर। कितने 165 मीटर ऊपर जाने पर। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। अब सपोज करो यही कारण है कि भी अपने यहाँ जैसे अभी यहाँ भवानी खेड़ा खड़े थी, इस क्षेत्र में कहता है कि अपने इतना ज्यादा इस समय इतनी ठंड नहीं है और आप ऊंचाई वाले शिमला वाले क्षेत्रों में, कश्मीर वाले क्षेत्रों में आ जाए क्योंकि वो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई वहां पे बर्फ गिरती है इन दिनों में। तो यही कारण है कि क्यों, क्योंकि वो क्षेत्र ज्यादा ऊंचाई पे स्थित है। जो क्षेत्र जितना ज्यादा ऊंचाई पे स्थित होगा उतना ही टेम्परेचर कम होगा। यही कारण है कि भी जैसे माउंट एवरेस्ट पे बर्फ गिरती है, ग्लेशियर है वहां पे, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा, जो ऊंचाई पे जाते रहेंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अब इसी तरीके से शिमला अपने से कितना है, 2 से 2.5 किलोमीटर ऊंचाई पे स्थित है। इसी कारण वहां पे बर्फ गिरती है और यही कारण है अपने बर्फ नहीं गिरती। इसी तरीके से कहता है कि जो क्षेत्र जितना नीचे होगा उतनी ही गर्मी, जो क्षेत्र जितना ऊंचाई पर होगा उतनी ही सर्दी। समझ में आया ना? उसके बाद है नंबर 4 पे जल और स्थल का विस्तार। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समुद्र तट से दूरी। समझ में आ गई? दोनों एक ये भी आप यही बता सकते हो, जल और स्थल का विस्तार या समुद्र तट से दूरी। इसको कैसे अनुवाद करोगे? कहता कि भी जो क्षेत्र समुद्र के पास होंगे उनमें कहता कि समजलवायु मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है।
इसी के विपरीत स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि भी उन क्षेत्रों में जैसे कि बंबई जैसे क्षेत्रों में जलवायु सम पाई जाती है, न ज्यादा गर्मी हो पाती न ज्यादा सर्दी हो पाती। इसी कारण जैसे डेजर्ट क्षेत्र जो राजस्थान का स्थलीय भाग है, समुद्र तट से दूर है, उस क्षेत्र में क्या होता है कि भी गर्मी भी ज्यादा पड़ती है और सर्दी भी ज्यादा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर जो क्षेत्र समुद्री तट से जितना पास में होगा वहां पे सम जलवायु, जितना दूर होता चला जाएगा जलवायु विषम होती जाएगी। सम का क्या मतलब होता है बच्चों कि भी टेंपरेचर लगभग सामान्य रहे, न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा सर्दी हो। और विषम जलवायु कौन सी होती है जिसमें दैनिक तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि रात को ज्यादा ठंड हो जाती है और दिन में तापमान ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जल और स्थल का विस्तार भी प्रभावित करता है। समझ आया? उसके बाद है पर्वतीय अवरोध। देखो पर्वतीय अपनी जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु हो। अब पर्वतीय अवरोध भी कहता है कि जलवायु को प्रभावित करते हो। कैसे प्रभावित करेंगे बच्चों कि भी आप सपोज करो कि जो अपना जैसे जो मानसून आता है तो जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत किस प्रकार से है, मानसून के बिल्कुल समानांतर है। जैसे अगर हम बात करें बात की इस तरीके से, अगर इस तरीके से अगर हम मैप बनाना चाहें तो इस तरीके से जो अरावली पर्वत है ये, अब मानसून यहां से आता है तो इसके समानांतर होने के कारण इसके ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, इसी कारण से जो आपका मौसम ग्राम क्षेत्र मेघालय का उन क्षेत्रों में कहता है कि ज्यादा बारिश कर पाते हैं मानसून। इसी तरीके से कहता है कि जो पर्वतीय अवरोध अपने उत्तर पूर्व में क्या हिमालय पर्वत है, तो क्या करता है कि जो मानसून आता है वो उस पर्वत से टकरा के क्या हो जाता है वहां पे अपने बाद में खूब बारिश करता है। अगर अपने हिमालय पर्वत नहीं होता तो जो साइबेरिया से ठंडी हवा, चाइना के ऊपर से ठंडी हवा आने वाली वो अपने क्षेत्र में आती तो अपने ठंड होती। इस तरीके से कहता पर्वतीय अवरोध की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अपना जैसे महाबलेश्वर पर्वत है महाराष्ट्र में, जब वहां से जलवायु उठता है इससे अरब सागर से, तो उससे क्या होगा कि भी उस ढाल पे कहता है कि भी जो उस तट पे टकराने के बाद एक साइड पे वर्षा होता है और एक साइड वर्षा नहीं कर पाता। इस तरीके से पर्वतीय अवरोध भी काफी प्रभावित करते हैं जलवायु। और उसमें में आगे अगर मान लो जैसे अरावली पर्वत है, अगर इसके समानांतर नहीं होता, इस दिशा में नहीं यूं बड़ा होता तो कहता है कि वो वहां पे बारिश होती थी। राजस्थान में डेजर्ट जैसी समस्याएं नहीं आती। समझ में आया ना? उसके बाद है स्थलीय ढाल। स्थलीय ढाल इसमें क्या रहेगा कि भी जो क्षेत्र ढालनुमा होंगे या फिर हम यूं कहें कि भी जो क्षेत्र सूर्य के सामने होंगे, जैसे अगर हम बात करें कि यूं है कोई भी क्षेत्र, ये अब सूर्य की नहीं यहां से आएगी, जब ढालनुमा क्षेत्र होगा ठीक है, उस पे क्या होगा कि भी जो सामने वाला क्षेत्र होगा सूर्य के वो ज्यादा गर्म हो पाएगा। विपरीत इस देखो ये तो पवन सम्मुख ढाल हो गया और ये पवन विमुख ढाल। अब इस तरीके से जब सूर्य किरणें आएंगी तो इस साइड से गर्म हो जाता है, दूसरी साइड ठंडा रहता है। इस तरीके से कहता कि ढाल भी कहता कि जलवायु को प्रभावित करता। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में ढालनुमा बने हुए, तो एक साइड वो गर्म रहते हैं, एक साइड वो ठंडा रहते हैं। एक कई बार छोटे दो क्वेश्चन आते हैं, एक पवन सम्मुख ढाल और एक पवन विमुख ढाल। सम्मुख ढाल तो जिस साइड से हवा आ रही है ये सम्मुख ढाल है पवन का, ठीक है, और ये दूसरा विमुख ढाल। एक क्वेश्चन आता है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा क्वेश्चन आता है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? इसमें वही बात है, कहता कि भी जो अपना महाबलेश्वर पर्वत है ना, इस तरीके से जैसे कोई पर्वत यूं बना हुआ है, ठीक है, क्या हुआ कि मानसून उठा और जल से भरी हुई हवा की क्या हुआ कि इससे यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, क्या करेगा इस साइड बारिश कर देगा वो, ठीक है, और फिर बारिश करने के बाद ये हवा फिर इधर से यहाँ से ऐसे उतरेगी और इस साइड बारिश
नहीं कर पाता, तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते। समझ में आ गई ये बात? वृष्टि छाया प्रदेश दोबारा देखिए बच्चों, मान लो कोई भी पर्वत है, जिस ओर से मानसून उठ के आया है और एक साइड तो बारिश करता है, ठीक है, उसको पवन सम्मुख डाल जिसको बोलते हैं, और पवन विमुख जो होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि कहता है इस पर्वत से टकराने के बाद यहाँ पे वर्षा खूब करता है, और फिर दोबारा से वहां पर कहता है कि पर्वत के ऊपर से गुजर के वहां में कहता नमी नहीं होती, जल नहीं होता, फिर उसके साथ साथ नीचे जब उतरती है तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। दूसरी ओर कहने का मतलब क्या, जिस ओर बारिश करता है उससे दूसरी ओर वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है कि भी महाबलेश्वर जो पर्वत है, यही कारण है कि मुंबई में खूब वर्षा होती है, क्यों कि उस पर्वत से टकराते जल मानसून। और पुणे है, पुणे उसके बिल्कुल इधर पड़ता है, महाबलेश्वर पर्वत के जैसे मुंबई इस साइड है और ये इस साइड है, तो बीच में रहेगा, तो जब पुणे में इस कारण बारिश नहीं हो पाती, तो यही कारण है पुणे एक वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आया? देखो है तो दोनों ही किनारे, देखो दोनों ही समुद्र तट के पास है, मुंबई भी और पुणे भी, लेकिन बीच में पर्वत आ जाता है, तो एक साइड तो बारिश होती है और एक साइड बारिश नहीं होती, तो पुणे एक वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। काफी बार क्वेश्चन होते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, कर लेते हैं।